ओके दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया इससे हम आज के एक सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हम चाहेंगे एक थोड़ी देर में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। उसके बाद आज के इस वेबिनार की हम शुरुआत करेंगे। मैं देख रहा हूँ कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी। दोस्तों, लोग आते रहेंगे लेकिन हम हमारा ज्ञान का कारवा यूं बांटे रहेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि दिवाली में मैंने अभी अभी कहा था, दिवाली में सारे बिजनेसमैन, चाहे वो दुकान वाले हो, चाहे वो सब्जी वाले हो या ग्रोसरी वाले हो, पटाखे वाले हो, वो अपने दिवाली में जमकर जमकर अपना बिजनेस करते हैं। हालांकि उनकी दिवाली एंड मतलब उस दिवाली में नहीं होती, दिवाली के बाद लाभ पंचम में वो दिवाली करते हैं। मतलब जब लोग दिवाली मनाते हैं तो ये लोग अपना बिजनेस करते हैं। ये लोग एक इनकम कमाते, जबरदस्त इनकम कमाते हैं और बाद में आराम से वो अपनी दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए। क्या होता है मतलब है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिवाली एंजॉय ना करें, दिवाली एंजॉय करिए, परिवार के साथ एंजॉय करिए, मजा जो जो धमाल आपको करनी है, जो एंजॉयमेंट करना है, परिवार को मिलना है, वो सब करिए। लेकिन लेकिन उसी के साथ साथ आप एक फोकस रखिए कि हमें हमें किस तरह हम लोगों को दिवाली के समय मिल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। आज हमने जो टॉपिक रखे हैं कि भाई कैसे हम लोगों की नाक को हाँ में बदले, नंबर वन। कैसे हम एक बढ़िया प्लान को एक बढ़िया कैसे प्रेजेंटेशन बढ़िया करें और कैसे एमडीआरटी करें। मैं शुरुआत एमडीआरटी से करता हूं। दोस्तों, एमडीआरटी कराना है, हम सबको एमडीआरटी कराना है। साल के शुरुआत से हम 1 जनवरी से हम एमडीआरटी के पीछे भाग रहे हैं। मैं एक चीज कहता हूं, एमडीआरटी है ना, एमडीआरटी, अगर आपने उस लक्ष्य को रखा है और धीरे धीरे आप वो दिसंबर को ना देखिए, आप सामने देखिए। मेरे सामने ये अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने में मेरे सामने ये आज का दिन है, आज के दिन में ये शाम है, ये शाम के बाद मुझे कम से कम अगले 4 घंटे में मार्केट में जा सकता हूं। उसको देखिए, होता क्या है मतलब है, 80% 90% लोग फेल क्यों होते हैं कि वो एमडीआरटी करना है, 8 लाख कमाना है, एमडीआरटी करना है, 8 लाख कमाना है। अरे वो लक्ष्य को 10% दे दीजिए, 10% दिमाग में रखिए कि मेरा टारगेट एमडीआरटी है। लेकिन दोस्तों, 10% उसको रखिए, 90% उस वो एमडीआरटी अचीव करने के लिए क्या क्या मुझे करना है उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर रखिए। तो आपका एमडीआरटी आराम से हो सकता है। ये मैं इसके लिए दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरा पहला एमडीआरटी 2003 में मैंने किया था। बिलीव करिए दोस्तों, करने की चाहत थी, भाग रहा था पीछे, लेकिन साथ में कुछ मोटिवेशन जैसा मिलना जरूरी था और मुझे वो मिला, ट्रेनिंग मिली, और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं और मैंने उस साल में जबरदस्त काम करके एमडीआरटी कर डाला। दोस्तों, आज मैं वो अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सबसे पहले लोग हमें मना क्यों करते हैं, ना क्यों बोलते हैं। आइए मैं आपको एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा कि लोग हमें मतलब जब दिवाली धमाका, जो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए दिवाली धमाका जो हमने परफेक्ट पाठशाला के माध्यम से आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कि कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदले। जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर हमें मना कर देता है, ना बोलता है, तो उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करता है। बरसों पहले, दोस्तों मेरी एजेंसी को 30 साल हो गए और ये 30 सालों में मैंने एक पाया है, कम से कम पहले के स्टार्टिंग के 9 से 10 साल मैं जाता था, लोगों को समझाता था, कुछ लोग हाँ बोलते हैं लेकिन बहुत सारे लोग मना करते, अभी नहीं बाद में, टालते थे। और उस समय मेरा मानना ऐसा था कि ठीक है, मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप जैसा मानो वैसा। फिर मैं कब आऊं, अगले महीने आऊं। फिर मैं अगले महीने जाता था, फिर कब आऊं, 15 दिन के बाद आऊं। ऐसे लोग मुझे बार 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 बुलाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा उस समय में ज्यादा ज्ञान नहीं था। मुझे लगता था कि लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम है समझाना, उसका काम है लेना। तो जब वो लेगा तब हम जाके बीमा समझाएंगे, तब हम बेचेंगे, अदरवाइज हम उसके पीछे नहीं लगेंगे। ऐसी मेरी गलत धारणा थी आज से 20 साल पहले। लेकिन एक प्रशिक्षण मुझे मिला, एक ट्रेनिंग मुझे मिली, जिसके माध्यम से मुझे पता चला मैं कितना गलत था। अरे ये बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ये बराबर है, लेकिन आग्रह आग्रह कितने लोग उस आग्रह को मानते हैं।
बीमा समझाने की विषय वस्तु है, ये मेरा मानना है। बीमा बेचने की विषय वस्तु है, क्योंकि हमें पता है हम उसके परिवार के लिए सबसे बढ़िया सबसे अच्छी चीज करने जा रहे हैं। हम ना तो उसको जुआ खेलने ले जा रहे हैं, ना उसको शराब पीने ले जा रहे हैं। हम उसके परिवार के भलाई के लिए दो पैसे बचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये आग्रह की नहीं, ये समझाने की विषय वस्तु है, ऐसा मेरा अपना मानना है। दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने मुझे ना बोला था और उस ना से मैंने उनको हाँ में कन्वर्ट किया। अब देखिए, पहला एग्जांपल है मिस्टर पई। एक मेरे क्लाइंट है मिस्टर पई, उनके पास जब मैं गया था बीमा समझाने, दोस्तों जब बीमा समझाने गया था तो मैंने बातों बातों में उनको कहा कि भाई साहब, जैसे आदमी की जिम्मेदारी बढ़ती है ना, जैसे आदमी की जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे आदमी का रिस्क बढ़ना चाहिए। क्योंकि रिस्क, जिम्मेदारी इक्वल टू रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू रिस्क। तो जैसे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है वैसे उसका रिस्क बढ़ना चाहिए, ये मैंने क्लाइंट को कहा। तो क्लाइंट मेरे ऊपर हंसने लगे। क्लाइंट ने कहा, क्या विजय, छोड़ो ना ये बातें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्क यार, ये सब मैं नहीं मानता। मैंने क्लाइंट को कहा, सर आपको, आपकी अगर कोई अनुमति हो तो इसका मैं एक उदाहरण आपको पेश करूं। क्लाइंट ने कहा, बताओ। हमने कहा, सर देखिए, आपने पैंट पहनी है, हमने भी पैंट पहनी है। आपके पैंट के बराबर आगे एक बटन है, हमारी पैंट के आगे भी एक बटन है। सर उस बटन की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो बटन है सर। आज उस बटन के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना सर, उस पैंट को कमर तक टिका के रखे, और वो बटन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहा है। वो बटन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहा है, इसके लिए पैंट कमर में टिकी हुई है, इसलिए वो पैंट कमर में टिकी हुई है। वैसा मान लीजिए अगर वो बटन टूट गया, क्या होगा? आप चल रहे हो लेकिन चलते चलते उसकी जो पकड़ है वो लूज हो जाएगी, और धीरे 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 पैंट अपनी जगह छोड़ देगी और वो कमर से नीचे आना शुरू कर देगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जमीन पर आ जाएगी और हमारी इज्जत की धज्जिया हो जाएगी। वैसा कितनी बड़ी जिम्मेदारी उस बटन के ऊपर है जो हमारी इज्जत इबरत को संभाले हुए है। सेम चीज सर, सेम चीज उस बटन, ये बटन जैसे पैन का बटन है ना, वैसे हमारे परिवार अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक पैन की तरह है तो उसके बटन हम है। हम अपनी जगह पर महफूज है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टिका हुआ है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है, क्योंकि हम अपनी जगह पर टिके हुए हैं। भगवान ना करे अगर हम नहीं रहे तो हमारे परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, धीरे 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 नीचे आ जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बस जमीन को मिल जाएगा और परिवार की इज्जत की धज्जिया हो जाएगी। भाई साहब, हम उस पैन में बटन टूटने के बाद भी बहुतों बार पैन कमर में टिका हुआ रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उस पैन को एक बेल्ट लगाया हुआ है। जिस तरह एक बेल्ट बटन बटन टूटने के बाद भी पैन को अपनी ग्रिप में पकड़ के रखता है, भाई साहब अगर आपने पैन को बेल्ट लगाया तो जिंदगी को भी एक बेल्ट होना चाहिए, और जिंदगी का बेल्ट का मतलब है इंश्योरेंस, बीमा। मतलब ये बटन जिस दिन इस ये परिवार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से चला जाएगा, उस दिन बीमा ही एक ऐसा बेल्ट है जो मेरे परिवार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेगा। बिलीव करिए दोस्तों, ये आइडिया उनको बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। जैसे ही आइडिया उनको बढ़िया लगी तो उन्होंने कहा, देसाई जी बात तो एकदम बढ़िया आपने की है, लेकिन मुझे बीमे का क्या जरूरत है, मैंने बहुत कुछ बनाया है ना। हमने कहा, सर जो बहुत कुछ आपने बनाया है ना उसके लिए बीमा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ बन चुका है। बीमा उसके लिए होता है जो आज के बाद भविष्य में आप बहुत कुछ बनाएंगे ना, उसके लिए बीमा होता है। मान लीजिए ये बहुत कुछ बनाने वाला व्यक्ति अगर नहीं रहा तो भविष्य में 15-20 सालों में जो बहुत कुछ आप बनाने वाले थे वो तो परिवार का और आपके बच्चों का तो वो बड़ा नुकसान हो गया। तो उसको कहते हैं बीमा, जो भविष्य में आप बहुत कुछ बनाएंगे उसके लिए बीमा होता है। क्लाइंट फिर भी, मैंने कहा सर ये बताइए, आपने कहा कि आपने बहुत कुछ बनाया, तो मैं एक चीज कहता हूँ, सर बताइए आपके घर में इस समय अखबार आता है? हाँ आता है। कौन सा अखबार आता है? तो उससे कुछ 4 से 5 अखबारों के नाम ले लिए।
हमने कहा सर सवेरे आता है वो अखबार होता है, सवेरे आता है वो अखबार होता है, लेकिन वही अखबार शाम को क्या बन जाता है? वही अखबार शाम को क्या बन जाता है? तो वो अखबार शाम को बन जाता है रद्दी। अच्छा, उस रद्दी को क्या हम फेंकते हैं? जी नहीं, कचरे को फेंकते हैं, रद्दी को कबाड़ी को देते हैं, क्योंकि कबाड़ी उस रद्दी का वजन करता है और रद्दी के वजन के अनुसार जो भी 10 रुपया किलो, 12 रुपया किलो, जो भी उसका रेट है, वो उसके अनुसार कितने किलो का रद्दी है उतना पैसा घर में देता है। मतलब साहब, जो हमारे घर की रद्दी है ना, जब घर से चली जाती है ना, तो अपनी कीमत पीछे छोड़ जाती है। वैसे देखा जाए तो भाई साहब, आपको बीमे का कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन ये बहुत कुछ किसने बनाया? आपने बनाया सर। आपके इस इंटेलेक्चुअल दिमाग ने, ये शरीर ने, ये डिसीजन ने, ये सब बनाया ना, एम्पायर बनाया। तो भाई साहब, मैं वही कहता हूं, जिस शरीर ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, जिस दिन वो दुनिया से चला जाएगा, क्या फ्री में जाना चाहिए? क्या उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है? अरे, घर का एक रद्दी भी घर से निकलता है तो अपनी कीमत छोड़ जाता है। तो भाई साहब, जिस दिन ये शरीर, ये दिमाग, ये जिस दिन इस दुनिया से जाएगा, या फ्री में जाना चाहिए, मिट्टी के मोल जाना चाहिए? उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। भाई साहब, आपका तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया को मैं अलविदा करूंगा, मेरी वाइफ के हाथ में कम से कम 3 करोड़ रुपया मैं देकर जाऊंगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे 4 से 5 प्रॉपर्टी मैंने परिवार के लिए बनाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं मेरे वाइफ के हाथ में 3 करोड़ क्यों दे जाऊंगा? क्योंकि ये शरीर की, ये जबान की, ये दिमाग की कुछ तो वैल्यू है ना। उस वैल्यू को मैं रिप्लेस करूंगा मेरे वाइफ के हाथों में। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ दूसरों के सामने हाथ फैला के पैसों के लिए गुहार करे, पैसे मांगे। मैं कतई नहीं चाहूंगा। तो 3 करोड़ उसके हाथ में आ जाएगा। भाई साहब, मेरे जैसा आदमी जब 3 करोड़ से इंश्योर्ड है, तो सर आपको तो कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए ना, आपका बीमा सर। 10 करोड़ का होना चाहिए। बिलीव करिए, पैसा आपको मैंने 10 करोड़ की बात की, 10 करोड़ की बात की, तो पैसा भी थोड़ा हाँ ना करते करते वो बात आकर पहुंच गई 2 करोड़ पे, जिसमें 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस था, 1 करोड़ नॉर्मल प्लान था। अब नॉर्मल था और टर्म इंश्योरेंस था, ये दोनों का मेरा यहाँ पे कन्विंस हो गया। अब पई साहब ने, वो कन्विंस हो गए, चलो। अब हुआ ये, वो साहब, मैं फॉर्म भर रहा था और वो चेक लिख रहे थे। मतलब ऐसी पोजीशन आ गई कि वो चेक लिख रहे थे और मैं फॉर्म भर रहा था। उतने में उनकी पत्नी आ गई। जैसे ही पत्नी आ गई तो पत्नी ने उनके सामने चाय रखी, हमारे सामने चाय रखा। अब ये सारा डिस्कशन हमारा बेडरूम में चल रहा था, जिसको एसी के अंदर हम बैठे थे। तो पत्नी को तो हमारी आवाज बाहर गई नहीं, तो पत्नी को ये सब पता नहीं था। जब पत्नी ने पति को देखा, पई साहब को देखा कि उनके हस्बैंड चेक लिख रहे, तो पत्नी ने जब जाते जाते पूछ रहे, ये क्या कर रहे हैं आप? तो हस्बैंड ने क्या बोलना चाहिए? देखो भाई, मैं बीमे का प्लान कर रहा हूं ना, ये बोलना चाहिए। तो वो हस्बैंड ने मजाक में पत्नी को क्या बोला मालूम है? अरे भाई, देखो देखो, मैं 2 करोड़ का बीमा निकाल रहा हूं, कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें 2 करोड़ रुपया मिलेगा। कल मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और भाई साहब, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वो भाभी इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई। अच्छा, भाभी गुस्सा किसके ऊपर होगी? सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? अभी करता। लेकिन मेरे पहले वो पति के ऊपर गुस्सा हो गई। पति को क्या बोले मन में, ये क्या अनाप शनाप काम कर रहे हो आप? हाँ, शाम के 7 बज गए, लक्ष्मी आने क्या समय है, और कौन सा पनौती का काम करो? यह सब नहीं करना है, छोड़ दो उसको, हमको नहीं करना, ये नहीं करना है। और डांट दिए पति को। तो पति को डांट दे, पति तो पहले तो मजाक में बोल रहा था, लेकिन मजाक के बाद तो पति भी सीरियस हो गया। बिलीव करिए, पति भी सीरियस हो गया। और दोस्तों, बात ये हो गई कि पति ने वो जो हमारा, वो जो ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, चेकबुक जो उसने ओपन किया था, वो चेकबुक बंद कर दिया। उसके पति ने चेकबुक बंद कर दिया और वो सीरियस हो गया। वो मेरी तरफ देखने लगा और मुझे कहने लगा, मतलब अभी ये मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे मना किया, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा उनका कुछ मानना था। और दोस्तों बिलीव करिए, ऐसा उनका मानना था, और बिलीव करिए, लगभग वो केस मेरे हाथ से लगभग चला गया। वो केस मेरे हाथ से ऐसा था कि वो चला गया था, मेरे हाथ से चला गया था। अब लोग, मतलब मुझे लगा कि ये गया। बिलीव करिए, मुझे लगा ये गया। दोस्तों,
उसकी वाइफ उसको डांट रही थी, बाद में मुझे भी बोली देसाई जी ये अनाप शनाप काम छोड़ो, ये हमारा भरा हुआ घर है, भरे हुए घर में आपको ऐसी कौन सी अभद्र भाषा बोल रहे हो, हमें ये सब मनुष्य काम नहीं करना है, आप चाय पीजिए जाइए, हमको ये सब नहीं करना है। उसकी वाइफ की बड़बड़ बड़बड़ चल रही थी। और दोस्तों ऐसे में मेरी जगह दूसरा कोई भी अभिकर्ता होता तो शायद अपने आप में इंसल्ट मानकर वो चला जाता, लेकिन हम उसमें से नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमने रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं दिया जो भी बटन दबाए तो हम यहाँ पे गुस्सा होकर निकल जाए या फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाए, हम वैसे नहीं है। बिलीव करिए दोस्तों, हम उसकी पत्नी की बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे कि वो कहाँ गलती करे, क्योंकि हमें गलती पकड़ना आ जाता है। और बिलीव करिए अगले 5 मिनट में उसकी बातें सुन सुनकर हमें उनकी गलती पता चल गई। हमने कप वो जो चाय का प्याला उठाया, 2-3 सिप मारी, चाय का प्याला रखा और हमने सीधा ताली बजाना शुरू किया। ऐसे ताली बजाई, जैसे हमने ताली बजाना शुरू किया, बिलीव करिए वो पति पत्नी हमको देखने लग गए, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये ताली क्यों बजा रहा है, ये ताली क्यों बजा रहा है। मतलब उसके वो हस्बैंड को लगा होगा शायद 2 करोड़ का बीमा चला गया, इसके लिए ये पागल हो गया है, इसलिए ताली बजा रहा है। उसके पत्नी को लगा मैंने इतना गाली दिया, लगता है इसको अच्छा लगा ये गाली। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं जब ताली बजा रहा था वो दोनों चुप हो गए और मैं ताली बजा रहा हूँ, और मैंने ताली बजाना रोक दिया और मैंने डायरेक्टली उस मैडम को कहा, भाभी को कहा, भाभी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल सही कहा, आप एकदम परफेक्ट है, मैं आपके साथ हूं। हमने कहा पैसा आपको क्या लगा भाभी को गुस्सा आया है, अरे आपने भाभी का गुस्सा देखा है, आपने भाभी का गुस्सा देखा है, लेकिन मैंने उस गुस्से के पीछे का भाभी का आपके प्रति प्यार देखा। अरे आपने तो मजाक में बात किया था, मजाक में, इसको कहते हैं सच्चा प्यार, जो आपकी मजाक की बात को भी मतलब सहन नहीं कर पाई, वो इसको कहते हैं सच्चा प्यार। भाई साहब आपको लगता है भाभी ने गुस्सा किया, उस गुस्से के पीछे मैंने भाभी का आपके प्रति प्यार देखा। बहुत खुश नसीब है साहब आप, आपकी पत्नी आपसे बेइंतहा प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है। मजाक की बात देखो कितनी उनको बुरी लगी, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। अरे भाभी ने अपना सच्चा प्यार भले गुस्से में दिखा दिया, अब भाई साहब आप अपना सच्चा प्यार चेक साइन करके दिखा दीजिए, चेक साइन करके दिखा दीजिए। और बिलीव करिए जैसे मैंने ये बोला वो दोनों ऐसे देखते रहे। हमने कहा भाई साहब शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, अब भाभी के लिए इतना कुछ नहीं करोगे। और पता नहीं कहां से शाहजहां की आत्मा उसके अंदर आ गई और वो आदमी ने वो बंद किया हुआ चेक वापस खोल दिया, वापस जो सिग्नेचर वो पेंडिंग था वो सिग्नेचर लिखा, मतलब वो डेट डाला और पत्नी की तरफ देखा, चेक फाड़ा और कहा डार्लिंग आई लव यू, ये मेरा प्रेम तुम्हारे लिए, और मुझे दे दिया। हमने कहा लाओ भाई तुम्हारा प्रेम लाओ। उस प्रेम को मैंने पहले बैग में डाल दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो मेरे हाथ से निकल गई थी बाजी, वो बाजी मेरे हाथ से पूरी निकल गई थी, लेकिन कुछ थोड़ा दिमाग लगाया और बाजी को पलटा दिया। बताइए ये एग्जाम्पल आपको कैसे लगा, आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर हो, जो भी फीडबैक डालोगे मैं पढ़ूंगा। अच्छा लगा तो बोलिएगा, बुरा लगा तो भी बोलिएगा, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने उस परिवार को इस तरह से कन्विंस किया। सो ये मिस्टर पई एंड फैमिली का एक आज 2 करोड़ का बीमा मेरे पास है। बिलीव करिए दोस्तों, ना को हाँ में कन्वर्ट कर दिया था इस यहाँ पे हमने। जब भी लोग मुझे कहते हैं, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, जब लोग मुझे कहते हैं अरे देसाई जी क्या है मालूम है, आप बोलते हो सही हो, लेकिन यार अभी मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अभी मेरे पास पैसे का दिक्कत है, मेरे पास पैसा नहीं है, बराबर है, मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा नहीं है ये ऑब्जेक्शन जब भी आता है, पैसा नहीं है ये ऑब्जेक्शन जब भी आता है, मेरा पहले जवाब ये होता है भाई साहब आपको क्या लगा बीमा उनके लिए जिनके पास पैसा है? नहीं भाई साहब, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको बीमे का क्या जरूरत है? बीमे का जरूरत तो उनको है जिनके पास पैसा नहीं, मतलब आप। लाइए भाई साहब दीजिए।
तो इस तरह मैंने उस आदमी के सवाल को सवाल में ही जवाब, मतलब हमेशा उसके सवाल में जवाब होता है, उसी के आधार पर बोल दिया। अच्छा, वो आदमी बोलता है लेकिन भैया ये 40,000 30-40,000 इतना कहां से लाऊं? हमने कहा भाई साहब, आज आप घर से बाहर निकलेंगे ना, आपके हजारों लोग आपके जान पहचान वाले यार दोस्त है, आपके कलीग्स है, आप कहीं से भी 7-8 या 4-5 लोगों से 30,000 रुपया आप कहीं से भी उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। किसने कहा कि जब बैंक में पैसा होता है उस समय बीमा निकालने का? ये गलत धारणा है। बैंक में पैसे हो या न हो, जब बीमे की अहमियत पता चलती है ना, उसी समय बीमा लेना चाहिए। बीमे की अहमियत पता चलती है उसी समय बीमा लेना चाहिए। बिलीव करिए दोस्तों, क्लाइंट को मैंने कहा भाई साहब, आज आप कम से कम 5 लोगों से 30,000 रुपया मांगिए, 1 महीने 2 महीने के बाद आप 30,000 लौटा दीजिए। क्यों पता है? क्योंकि आज आपको 30,000, मतलब आज आपको 30,000 मांगने की नौबत आएगी, जो आप मांग भी लोगे और महीने 2 महीने के बाद लौटा भी दोगे। लेकिन यही प्रॉब्लम आपके गैर हाजिरी में आपकी पत्नी के लिए 30 लाख का हो जाएगा भाई साहब। आपकी पत्नी के लिए 30 लाख का हो जाएगा। सोचिए, आपके गैर हाजिरी में उनको रोज का खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल बिल, ये कैसे हो पाएगा? वो बेचारी कैसे कर पाएगी? तो उनको तो अगले 15 20 25 30 साल के लिए तो 30 लाख तो कम से कम चाहिए ना। अब मुझे बताओ, आपकी तो हजारों पहचान है, आप तो 30,000 कैसे आराम से खड़ा कर सकते हो, लेकिन भाभी जी की तो कोई पहचान नहीं है, और उनको 30 लाख कौन देगा बताइए भाई साहब? इसलिए भाई साहब, आप भाभी के ऊपर ज्यादा बोझ ना डालो, लाइए चेक दे दीजिए, 1-2 दिन के बाद बैंक में अमाउंट अरेंज करिए, चेक दे दीजिए, लाइए भाई साहब चेक लाइए। बिलीव करिए दोस्तों, ऐसे मैंने उस आदमी को कन्विंस किया, उसका चेक लाया। फिर बात ये हो गई कि अभी ईयरली नहीं, क्वार्टरली ले। हमने कहा कोई बात नहीं, क्वार्टरली 7.5 क्या मतलब 8,000 के आसपास प्रीमियम था। उसने कहा उतना तो बैंक में है, और उसने मुझे चेक दे दिया, और वो बीमा मेरा इमीडिएट चालू किया, मतलब ना को हाँ में कन्वर्ट कर दिया। बताइए ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो आपका रिस्पांस मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी मेरी नजर आपके यूट्यूब के मैसेज पर भी है, और एक भाई दूसरे भाई से बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि फील्ड में आप भी हो, फील्ड में मैं भी हूँ, बराबर है, हम दोनों फील्ड में है। तो ऐसे में मैं एक ही चीज चाहूंगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे फीडबैक देते रहिएगा। सो दिस इज व्हाट, कि ना को हमें कन्वर्ट करना। अब देखिए, LIC वर्सेस ICICI, एक मेरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सालों पहले, अच्छा मुंबई में मैं एक्चुअली बेसिकली मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा मैक्सिमम काम है ना मैसेजिंग पे होता है। मैं हमेशा हमेशा अनजान लोगों को मैसेज भेजता हूँ। मैसेज कौन सा भेजता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया 15 साल भरिए, 15 साल के बाद 1 लाख रुपया जिंदगी भर ले लीजिए, आपके पश्चात वारिस को विरासत में 50 लाख रुपया दे दीजिए, जैसे भी, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे में मैसेज भेजता हूँ। इसी तरह का एक मैसेज मैंने कुछ साल पहले भेजा था, ऐसे ही भेजा, वायरल कर दिया। और वायरल कर दिया तो मुझे काफी फोन आ गए, काफी फोन आ गए। तो उसमें से एक व्यक्ति का फोन आया, और उसने मुझे कहा ये क्या स्कीम है, ये कौन सी स्कीम है? तो मैंने कहा भाई साहब, ये मैंने उसको ना आधा इंफॉर्मेशन उनको दे दिया, आधा तो इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन आधा इंफॉर्मेशन मैंने कहा भाई साहब आपको है ना मुझे लैपटॉप के जरिए से समझाना पड़ेगा, तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप आ जाइए, आप मेरे पास आ जाइए। उन्होंने मुझे गुरुवार को शाम को 4 बजे बुलाया, ऑफिस में बुलाया। सॉरी। अब दोस्तों, समय के बारे में मैं इतना पक्का हूं कि उन्होंने मुझे गुरुवार को शाम को 4 बजे बुलाया। मैं उनके ऑफिस में 3:55 में ऑपरेट मतलब बाहर, ऑफिस के बाहर बैठा था, ऑपरेटर के यहाँ पे बैठा था। और मैंने कहा मैम 4 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। तो उसे कहा या प्लीज जाइए, सर ने मुझे बुलाया है। और मैंने एग्जैक्ट 4 बजे दरवाजा नॉक किया, एग्जैक्ट 4 o'clock। पार्टी ने, हालांकि कैमरे से पार्टी देख रही थी मैं आया हूं, तो पार्टी ने मुझे कहा यस प्लीज कम, और पार्टी ने घड़ी को देखा, क्लॉक देखा, तो एग्जैक्ट 4 बज चुके थे। तो मुझे बिठाया, पार्टी ने कहा देसाई जी आप आराम से बैठिए, बाय द वे आप थोड़ा 2-5 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए तब तक कुछ पानी भी नहीं मंगाता हूँ, आप 2-5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि मैंने और एक एजेंट को बुलाया है।
एक ऐसे ऐसे पोटेंशियल का एक एजेंट है, उसने भी हमें मैसेज भेजा था। तो मैंने सोचा आपका भी मैसेज आया, उसका भी मैसेज आया, क्यों ना दोनों को साथ बुलाया जाए, क्यों ना दोनों को आपस में जिसका मतलब आपस में लड़वाया जाए, जिसका बेस्ट पॉलिसी होगा वो ले लेंगे। तो वो भी आ रहा है, उसको भी 4 बजे का टाइम दिया, लेकिन अभी तक आया नहीं, लेकिन आ रहा है, वो भी आ रहा है। तब तक आप आराम से बैठिए। अब एक पल के लिए हमें थोड़ा टेंशन आ गया, यार ये क्या हो गया, मेरे साथ कोई आईसीआईसीआई का बंदा, और हम दोनों मिलकर बीमा समझाएंगे, वो उसका समझाएगा, मैं मेरा समझाऊंगा। अब उसमें मतलब ये काफी साल पहले की बात है, तो आईसीआईसीआई में क्या लूपहॉल्स है, डिसएडवांटेज क्या है, ये मुझे उतना मालूम नहीं था प्लान के बारे में। हमने कहा चले ठीक है, देखा जाएगा, आने दीजिए। बिलीव करिए दोस्तों, वो बंदा मेरे साथ 5 या 6 मिनट लेट आ गया। 5-6 मिनट देरी से आने के बाद, 5-6 मिनट वो देरी से आने के बाद उसने आते ही कहा, आई एम सॉरी सर, थोड़ा मुझे ट्रैफिक में लेट हो गया। पार्टी ने कहा कोई बात, बैठिए। पार्टी ने उसको कहा, अच्छा हमारा आपस में पहचान हो गया, तो मैंने मेरा कार्ड तो क्लाइंट को दिया था, क्लाइंट वो एजेंट ने उसका भी कार्ड क्लाइंट को दिया, उसके ऊपर भी एमडीआरटी का लोगो था। तो हम समझ गए भाई वो एजेंट भी वहां पे एमडीआरटी एजेंट है। अब पार्टी ने उस एजेंट को कहा, देखिए अब आपको लेट हुआ है ना, एक काम करिए, शुरुआत अभी आप ही करिए, चलिए पहले आप ही समझाइए प्लान। और वो एजेंट ने प्लान पहले कंसेप्ट समझाया, और कंसेप्ट के बाद प्लान समझाया। काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, जो कंसेप्ट समझाया, वाव। और उसके बाद प्लान समझाया, उसने मेरे हिसाब से 10-12 मिनट ले लिया होगा, लेकिन 10-12 मिनट में कंसेप्ट और प्लान एकदम जबरदस्त समझाया, एकदम जबरदस्त समझाया। इतना जबरदस्त समझाया कि पार्टी उसकी हाँ में हाँ बोल रही थी। और बिलीव करिए, मैं सामने बैठा था, मुझे लगा अगर मैं एलआईसी एजेंट ना होता तो शायद मैं भी 1 लाख का प्रीमियम देकर बीमा ले लेता, उनका इतना बढ़िया समझाया। अब पार्टी ने मेरी तरफ से कहा, हाँ देसाई जी इन्होंने तो बढ़िया समझा, इनका प्लान तो मुझे अच्छा लगा, अब आप बताइए आपका प्लान बताइए। अब मुझे पहली बार जिंदगी में अच्छा क्या लगा कि अच्छा हुआ मेरा नंबर दूसरा है, पहले उसको बोलने दिया, अब मुझे बोलने दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे उस पहले वाले एजेंट की हाइट पता चल गई, उसकी लेवल पता चल गई। अब मुझे तो और अच्छी तरह से समझाना था। और मैंने मेरी जिंदगी की पहली बार उस समय में बड़ा एंथुजियास्टिकली, बड़ा बढ़िया रीत से एक उनको कंसेप्ट समझाया रिटायरमेंट का। और उसके बाद मैंने उनको प्लान समझाया। हालांकि मैं रिटायरमेंट कंसेप्ट समझाने में मुझे लगता है मैं माहिर हूं, क्योंकि मेरे कस्टमर कहते हैं जैसे तुम्हारे मुंह से रिटायरमेंट सुनना है यार, तो ये मुझे अच्छा लगता है, कस्टमर भी कहते हैं कि यार हमको अच्छा लगता है। तो मैंने रिटायरमेंट संक्षिप्त में समझाया और प्रेजेंटेशन दे दिया। अब हुआ ये, पार्टी का ये कहना था यार दोनों ने बढ़िया समझाया, पार्टी का कहना था दोनों ने बढ़िया समझाया। अब पार्टी कंफ्यूज हो गई, पार्टी बोली यार दोनों ने बढ़िया समझाया, मुझे आई एम कंफ्यूज यार, बीमा कहां से लूं। पार्टी कंफ्यूज हो गई, मैं बीमा कहां से लूं। और बिलीव करिए, पार्टी के मुंह से एक बात निकली उस एजेंट के लिए कि भाई साहब ये बताइए, एलआईसी तो भारत सरकार की है, एलआईसी को तो अभी 55-60 साल हुए हैं, तो क्यों ना ये बीमा हम एलआईसी के पास करें, क्यों आपके पास करें। ये जैसे उसने कहा, आह, मैं इतना खुश हो गया, क्योंकि पार्टी मेरी साइड से बोल रहा था, पार्टी मेरी साइड से बोला था, उसको बोल रहा था एलआईसी भारत सरकार की है, एलआईसी 55 साल से है, तो क्यों ना बीमा एलआईसी के पास करे, क्यों आपके पास करे। मुझे लगा आया उन पहाड़ के नीचे, चलो देखते हैं क्या बोलता है वो। अब वो एजेंट ने क्या कहा मालूम है, ध्यान से सुनना। वो एजेंट ने कहा, सर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर किसी ऑफिस में 50-55 साल का बाबू काम करता है, अगर उसी ऑफिस में कोई 25-30 साल का एमबीए लड़का काम में आएगा, एमबीए लड़का काम पे आएगा, तो बताइए सबसे बढ़िया काम कौन करेगा। 50 साल का बूढ़ा, हाँ 55 साल का बूढ़ा, थका हुआ बूढ़ा जो रिटायरमेंट को आया है, वो बढ़िया काम करेगा, या ये 25-30 साल का एमबीए लड़का बढ़िया काम करेगा। पार्टी ने 2 मिनट सोचकर कहा, अरे भाई वो तो एमबीए लड़का ही बढ़िया काम करेगा, 50 साल का आदमी थोड़ी ना, वो 55 साल का आदमी थोड़ी ना अच्छा काम करेगा, वो तो रिटायरमेंट को आया है, थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, वो बढ़िया काम नहीं करेगा, ये 25-30 साल का एमबीए लड़का बढ़िया काम करेगा। तो एजेंट ने कहा, सर वही तो हम कह रहे हैं, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, लेकिन असलियत में आप उस इंस्टीट्यूट के पीछे हो जिसको 55 साल हुआ है, जो बूढ़ा हो चुका है, जो रिटायर होने वाला है, जो थक चुका है।
उसके पीछे पड़े हो। ये LIC है भाई साहब। हम वो 25 साल के MBA है, हम ICICI प्रूडेंशियल है, हम अभी अभी आए हैं, बढ़िया काम हम करेंगे। वो तो थका हुआ है, LIC रिटायर्ड होने को आया है। अच्छा, ये जैसे ही हमने सुना ना, हमें लगा यार ये क्या बात हो गई, अब इसको कैसे काटे। अच्छा, पार्टी उसकी बातों में उसकी हाँ में हाँ बोल रही है, हाँ में हाँ बोले जा रही थी। पार्टी बोल रही थी यस ओके यू आर राइट, यस यू आर राइट। पार्टी हाँ में हाँ बोल रही है, पार्टी उसकी हाँ में हाँ बोल रही है। और बिलीव करिए, मुझे लगा इसके आगे कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, उस एजेंट ने पार्टी को कहा सर आपने कहा कि LIC के साथ भारत सरकार है। चलिए हम मानते हैं भारत सरकार है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए जब आप ऑफिस से घर जाते हो, फ्रेश होके टीवी के सामने बैठते हो, कौन सा चैनल लगाते हो? पार्टी ने कहा भाई मैं CNBC चैनल देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ, कभी कभी फिल्म देखता हूँ, स्पोर्ट देखता हूँ, मैच देखता हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ? भाई वो तो सास बहू के सीरियल देखती है। आपका बेटा? भाई वो तो मान लो वो तो कार्टून नेटवर्क देखता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एजेंट ने कहा सर आपके घर में ऐसा कोई है जो दूरदर्शन देखता हो? पार्टी ने कहा दूरदर्शन कौन लगाता है आज की तारीख में? कोई नहीं लगाता, कभी कभार कोई मैच होगा तो, अदरवाइज दूरदर्शन कोई लगाता ही नहीं। वो एजेंट ने कहा वही मैं कह रहा हूं सर, दूरदर्शन है तो गवर्नमेंट का, सरकार का ही है ना। सरकार का होने के बावजूद दूरदर्शन आज कोई नहीं देख रहा है। आज सारे लोग स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी, ये टीवी, वो टीवी, प्राइवेट चैनल देखते हैं, प्राइवेट चैनल। हम प्राइवेट चैनल है और LIC दूरदर्शन बन चुका है, इसको आज कोई नहीं देख रहा है सर। कुछ दिनों के बाद ये मार्केट से आउट होने वाला है। पार्टी ने उसको देखकर, उसकी बात सुनकर कहा हाँ भाई बात तो सही है, ये भी हो सकता है। फिर पार्टी 2 मिनट ऐसे पेन ऐसे करते करते रुकी। फिर पार्टी ने मुझे कहा अब देसाई जी आप हमें बताइए, ये लाख रुपए हम आपको क्यों दे? क्यों ना ये भाई साहब को दे, ICICI को दे, आपको क्यों दे? और बिलीव करिए सबसे पहले मुझे गुस्सा ना पार्टी का आया, क्योंकि जो पार्टी 5 मिनट पहले मेरे साथ था, वही पार्टी 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट के बाद उसके साथ हो गया था। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने कहा सर एक काम करिए, सर एक काम करिए। अच्छा, मुझे ना उसका जवाब पता नहीं था उस समय। मैंने कहा सर आपको अगर एतराज ना हो तो ये पानी का ग्लास तो काफी देर से आया है, क्या मैं उसको पी सकता हूँ? हाँ हाँ पिए, ये पीजिए पीजिए। मैंने ग्लास उठाया और पानी पिया। उन दोनों को लगा मैं पानी पी रहा हूँ, वास्तव में मैं पानी नहीं पी रहा था। मैं तो आराम से पानी पी रहा था और सोच रहा था क्या बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए वो मैं सोच रहा था वहां पे। और बिलीव करिए सोच रहा था का मतलब था सर्चिंग, सर्चिंग। हेलो, सर्च कर रहा था ये दिमाग में इतने सारे ज्ञान लेकर रखे हैं, इतने सारे ट्रेनिंग मैंने अटेंड किए हैं, तो कहीं से तो कुछ तो आंसर मिलेगा। और बराबर हैदराबाद में मैं ट्रेनिंग करने गया था, और उसमें एक एक इंसिडेंस था जो मेरे एक रूम पार्टनर ने मेरे साथ शेयर किया था। वो इंसिडेंस तो अलग था, लेकिन मुझे लगा कि उस इंसिडेंस को तोड़ मड़ोल कर इसको जोड़ा जाए। और बिलीव करिए मैंने कहा ठीक है, मैंने गिलास रखा और मैंने कहा भाई साहब ये जो एजेंट भाई साहब है वो बराबर बोल रहे हैं। LIC 55 साल के है, ये अभी अभी आए हैं, ठीक है मैं मानता हूं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, सवाल पूछता हूं सर, मुझे बताइए, भगवान करे आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, भगवान करे आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आपको मान लीजिए बाईपास सर्जरी कराना है, और आपके सामने 2 डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जो 50-55 साल से हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, जिसको तजुर्बा है, जिसने हजारों की जिंदगी बचाई है, ऐसे अनुभवी डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे या ऐसे डॉक्टर से जो अभी अभी डिग्री लेके आया है? पार्टी ने कहा नहीं 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 नहीं, डिग्री बिग्री वाला नहीं, वो अनुभवी से मैं ऑपरेशन कराऊंगा, और अनुभवी से मैं ऑपरेशन कराऊंगा। हमने कहा क्यों? अरे उसके पास इतने साल का अनुभव है, हजारों की जिंदगी बचाई है। हमने कहा एग्जैक्टली सर, जब हार्ट होता है ना, हार्ट के लिए आपको अनुभवी चाहिए ना, जो 50-55 साल का। तो भाई साहब पैसा है ना, पैसा, ये हार्ट के 1 इंच आगे होता है, 1 इंच आगे, तो उसके लिए भी 55 साल का अनुभवी चाहिए ना।
हाँ, ये लोग अभी आए, अनुभव की कमी है। बिलीव करिए, पार्टी ऐसे वापस पेंसिल लेके ऐसे बोलते बात तो सही है, आपकी बात तो सही है, आपके पास अनुभव है, इनके पास अनुभव नहीं है। मैंने कहा सर इनका कहना है LIC दूरदर्शन है, चलो मैं मानता हूं। मैं आपको कहता हूं सर, आपने और हमने दूरदर्शन तो बचपन से लेके देखा है, अभी ये प्राइवेट चैनल आके कुछ 25-26 साल हो गए। तो सर दूरदर्शन आपने और हमने बचपन से देखा है, तो मुझे बताइए, क्या आज तक कभी दूरदर्शन आपके दरवाजे पर पैसे मांगने आया? नहीं, कभी नहीं आया। दूरदर्शन पैसे मांगने नहीं आया। ये लोग हर महीने का, आप देखिए, हर महीने का ये लोग पैसा मांगते, 200, 250, 300, 400 रुपया मांगते। नंबर वन। नंबर दो, सर दूरदर्शन आपने और हमने बचपन से लेकर देखा, मतलब अभी तक देखा, हमारे दिमाग में कोई भी कभी ये गलत गलत गंदे ख्याल आए? कभी नहीं, क्योंकि दूरदर्शन पे कुछ दिखाया ही नहीं। इनका कोई भी चैनल लगाओ, पूरा दिन नंगा नाच दिखाई देता है। तो बच्चों के दिमाग में गलत भावना कहां से आती है? बोला इनकी वजह से आती है। और भाई साहब, जब आंधी तूफान आता है ना, बड़ी बड़ी केबल के वायरें टूट जाती है, सारे प्राइवेट चैनल बंद हो जाते हैं, आखिर तक दूरदर्शन दिखता है, आखिर तक दूरदर्शन दिखता है। बताइए भाई साहब, बताइए भाई साहब, क्योंकि जो टिकता है ना वो दिखता है, खबर है। और बिलीव करिए, पार्टी ने कहा बिल्कुल सही है। फिर पार्टी ने उस एजेंट को कहा, देखिए आप ही ने कहा था ना LIC 55 साल हुए, हम लोग अभी अभी आए हैं, तो अनुभव की बड़ी कमी है, जाइए अनुभव लेकर आइए। और वो एजेंट को वहां से भेज दिया। बिलीव करिए, वो एजेंट इतना स्मार्ट था बोलने में, लेकिन उस एजेंट को के पास मैंने बोला हुआ काटने की कोई एबिलिटी नहीं थी। होशियार था, लेकिन वो तोता था, तोता, जो सिखाया गया था वो बराबर बोल रहा था। और जैसे ही वो गया, मैंने बैग में से ICICI, मतलब वो IRDA के साइट से मैंने जो प्रिंट आउट निकाला था, वो प्रिंट आउट निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिंट आउट क्लाइंट के सामने रखा। ये LIC, ये ICICI है, ये LIC का मुनाफा, ये ICICI प्रूडेंशियल का लॉस उस साल में तकरीबन 3,000 करोड़ का लॉस था। और उस पर्टिकुलर साल का 1,500 का लॉस था। हमने कहा भाई साहब, ये लाख रुपया प्रीमियम देते ना, वो गड्ढे में चला जाता। पार्टी ने जैसे ही वो कागज देखा ना, पार्टी क्या बोली मालूम है? पार्टी बोली, अरे यार ये क्या है, ये इतना बड़ा लॉस। बोला देसाई, अच्छा हुआ मैंने दोनों को एक साथ बुलाया, ताकि एक दूसरे के कपड़े उतर गए। हाँ, आपने उनके कपड़े उतार दिए ना, देखो नंगा होके चला गया ना। मैंने मन ही मन सोचा, अगर सही समय पर यह बात मेरे दिमाग में ना आती, हो सकता है कपड़े तो हमारे ही उतर जाते। बिलीव करिए दोस्तों। और पार्टी ने मुझे चेक दे दिया। और जैसे ही मैं बाहर आया, वो एजेंट गया नहीं था, मेरे ड्राइवर से बात कर रहा था। और जैसे मुझे देखा, सामने आके बोलता है, मिस्टर देसाई, आज तक ये बात बोल बोलकर मैंने न जाने कितने LIC एजेंट को उड़ा दिया, लेकिन पहली बार आज मैं उड़ गया, पहली बार मैं उड़ गया। और आपकी यही बात मैंने मेरे बॉस को बताई, और मेरे बॉस इंप्रेस हो गए, वो आपको मिलना चाहते हैं। अब मुझे लगा यार ये मुझे भी कन्विंस करेगा। मैंने उसको कहा, देखो भाई, मुझे तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी ICICI में आने में, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा, जो तुमने कंसेप्ट समझाया, जो तुमने प्लान समझाया, काबिले तारीफ था, समझाने का तरीका काबिले तारीफ था। बिलीव करिए, वो एजेंट ने मुझे एक बात कही। उसने कहा, सर हमारा ICICI प्रूडेंशियल हमें कमांडो बनाता है, कमांडो। हमारा ICICI प्रूडेंशियल हमें कमांडो बनाता है, जबरदस्त ट्रेनिंग देके फील्ड में छोड़ता है, आप लोगों की तरह धक्के खाने नहीं छोड़ता। LIC में एजेंट धक्के खा खा के तैयार होते हैं, और हम लोग ट्रेस तैयार होके मार्केट में जाते, ताकि धक्के नहीं मिलते, तो हमको कमांडो बनाया जाता है। दोस्तों, जाते जाते उस एजेंट ने वो बात हमें कही, वो बात हमारे दिल को बड़ी चुभ गई। मैं ये नहीं कहता हूँ हमारी LIC हमें ऐसे ही फेंक दिया ना, LIC अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, अपने हिसाब से वो प्रशिक्षण दे रही है, नो डाउट, सवाल ही नहीं है। LIC के ऊपर कोई उंगली उठाए हमें अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हमने उसको कहा, भैया हमारी LIC भी अच्छा ट्रेनिंग दे रही है, उसका उसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण तो मैं आपके सामने हूँ। फिर बोलने लगा, हाँ वो तो है सर, वो तो है। बिलीव करिए, वो गया तो मुझे अपने आप में लगा, वास्तव में हमें भी एक्चुअली कमांडो लेवल का ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन LIC का ट्रेनिंग तो होता है, लेकिन बिलीव करिए, बिलीव करिए,
हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव, हमारे विकास अधिकारी बराबर है, जो मेरे लिए मेरे गुरुदेव के समान है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, तुम्हारा बिजनेस तो भविष्य में बढ़ेगा आएगा, लेकिन सबसे पहले तुम दिमागी स्तर से अपने आप को बढ़ाओ, बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा। और हमारे डीओ साहब ने हमको कई जगह ट्रेनिंग में भेजा था। वास्तव में मतलब यहाँ पे भी ये केस मेरे हाथ से गया था जो मैंने वहां से निकलवा के लाया। सो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सो ये रिबेट हुआ, मैं इसमें ना कुछ उदाहरण स्किप करता हूँ क्योंकि मेरा 1 घंटे का स्पीच है और अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ रसिकलाल जैन का, जो कि मेरे हाथ से वो बीमा चला गया था, वो बीमा मेरे हाथ से चला गया था, उसका एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों ये रसिकलाल जैन, जब मैं बीमा समझा, मतलब मैंने जब उनके भतीजों को बीमा दिया तब उनकी उम्र 72 साल की थी, 72 ईयर्स एज के थे। तो 72 साल के आदमी को तो कोई बीमा मतलब मिलता नहीं है, उनको बीमा नहीं, उनके भतीजों को बीमा समझाना था। तो भतीजे को 2 बार 3 बार मैं मिला था, जो ये बड़ा भाई था, तो लेकिन वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। तो मुझे लगा यार ये आदमी ऐसा क्यों, डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। तब उनको एक फोन पर वो बोल रहे थे, किसी पार्टी को बोल रहे थे, देखो भैया मनी का जो भी मैटर है ना, पैसे का मैटर है ना, आप हमारे चाचा से बात करिए, सारा मनी का पैसे का पूरा डील चाचा करते हैं, प्रोडक्शन का जो भी होगा वो मुझसे करिए, प्रोडक्शन का जो भी होगा वो मुझसे करिए, बाकी पैसा वैसा सब चाचा देखते हैं। तभी मुझे पता चला यार मैं गलत आदमी को भिड़ रहा हूँ, मुझे इस आदमी को नहीं, चाचा को मिलना चाहिए। और जैसे ही मैंने उनको कहा भाई साहब अगर मैं भी मेरे बीमे का प्रपोजल आपके चाचा के साथ डिस्कस करूँ, तो उन्होंने कहा अरे, वो उनका नाम हेमंत भाई था, अरे अभिजीत भाई आप वही करो, क्योंकि आप मुझे समझाओ कि मैं चाचा को समझाता हूँ, चाचा मुझे सवाल पूछते हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए वो इतने समय से वो टाल रहा है। आप ही जाइए ना, आप ही आइए हमारे साथ, आइए, मतलब हम जब रहेंगे तब आइए, चाचा को समझाइए हमारे सामने। संडे का दिन फाइनल हुआ, ये तीनों भतीजे बैठे थे, सामने बैठे थे, चाचा को मैंने बढ़िया प्लान समझाया। उस समय में मैं 30-30 लाख का प्रेजेंटेशन लेकर गया था, 30-30 लाख का प्रेजेंटेशन था, लेकिन चाचा ने कहा एक काम करिए, 30 लाख का नहीं 10-10 लाख का कर डालिए, सामने दिवाली है, हमारे जो एम्प्लॉय है उनको बोनस बिनस बांटना है, उतना पैसा नहीं है, 10-10 लाख का तीनों का कर डालिए। और तीनों भतीजों का 10-10 लाख का हो गया, फॉर्म भर दिया, हाइट वेट चेक एज प्रूफ वगैरह सब कुछ ले लिया। उनका प्रीवियस पॉलिसी भी हमारे पास आ गया, प्रीवियस पॉलिसी भी हमारे पास आ गया। अब जैसे ही प्रीवियस पॉलिसी भी आ गया तो सब कुछ हो गया, उन्होंने चेक भी दे दिया। सब कुछ होने के बाद मैंने रसिक भाई के पैर छू लिए क्योंकि वो उम्र में बड़े थे। ओके रसिक भाई मैं चलता हूं करके मैं जा रहा था, तो उन्होंने कहा 1 मिनट अभिजीत, 1 मिनट इधर आओ, बैठो, इधर बैठो, बगल में बिठाया। उन्होंने कहा अभिजीत ये जो मैंने तुम्हें प्रीवियस नंबर दिया ना, प्रीवियस नंबर, ये पहले वाला नंबर, ये कोई कौथिलकर करके एजेंट है उसका है। मैंने कहा सर बढ़िया एजेंट है सर, मतलब ये कोई सॉरी ये कोई प्लान है ना, वो तुम्हारा 5 लाख वाला प्लान वो है। हमने कहा जीवन श्री, बोला हाँ जीवन श्री प्लान है। कहा बहुत बढ़िया प्लान है सर, बहुत अच्छा प्लान है। उन्होंने कहा हाँ वो सब ठीक है, एक कौथिलकर करके एजेंट है उसने बनाया है। हमने कहा बढ़िया एजेंट है सर, वो बढ़िया एजेंट ने बढ़िया प्लान आपको दे दिया। तो उन्होंने कहा अरे वो भी सब ठीक है, लेकिन वो एजेंट 1 महीने के बाद आया, वो एजेंट 1 महीने के बाद आया और उसने हमने जितना प्रीमियम दिया था उसका 35% हमको रिटर्न कर दिया। अब मैं और तुमको भी ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है अब जाओ। अब मैं कैसे बोलूं बढ़िया एजेंट है, मन में लगा था घटिया एजेंट है। लेकिन एक है दोस्तों, तब तक मैं ट्रेन हो चुका था। पहले वाला अभिजीत नहीं था जो बेचारा मजबूरी में दे देवे या मना कर देवे या बिजनेस छोड़कर चला जावे, वो वाला अभिजीत नहीं था। तब तक मैं तैयार था। जैसे वो रसिक भाई ने कहा उसने 35% दिया, आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना है, ठीक है अब जाइए। मैंने कहा रसिक भाई एक बात कहूं? बोला हाँ बोलिए। मैंने कहा जहां तक मैंने जैन आदमी को देखा है, जैन, वो बाय द वे गुजराती और जैन कास्ट के थे, मैंने बाय द वे जहां तक जैन आदमी को देखा है, मैंने हमेशा उसकी देने की दानत को देखा है, उसकी लेने की लानत को नहीं देखा। जैन आदमी को हमेशा हमेशा देते हुए देखा है, लेते हुए नहीं देखा।
वो गरीब को खाना देते हुए देखा है, कपड़ा देते हुए देखा है, वो अपने भगवान के मंदिर में देरासर में लाखों रुपया चंदा देते हुए देखा है। तो मैंने जहां तक मैं मानता हूं, मैंने जैन आदमी का हाथ है ना हमेशा ऐसे देखा, ऐसे। लेकिन रसिक भाई एक बात कहूं, वो जो एजेंट है ना कौथिलकर, वो बड़ा नेक और ईमानदार एजेंट है। तो जैन साहब बोले हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, तुम भी नेक और ईमानदार बनो। हमने कहा भाई साहब वो नेक और ईमानदार इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको पेमेंट दिया, वो नेक और ईमानदार इसलिए है क्योंकि आपको तो पता भी नहीं था, उसने सामने से लाकर दे दिया। और सामने से लाकर इसलिए दिया क्योंकि जब जब ये कौथिलकर मार्केट में काम करता है ना भाई साहब, जब जब ये काम करता है, ये दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है, दुनिया ने नोच नोच कर, उसने जो पैसे अपने परिवार के लिए कमाए थे, कमीशन कमाया था, ये दुनिया ने नोच नोच कर उससे छीन लिया। और जब आपकी बारी आई, उस भले इंसान ने क्या सोचा आपको पता नहीं है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली अपने आप को नोच नोच कर वो पैसा लाकर आपके हाथ में दे दिया। भाई साहब सिक्के का एक पहलू तो आपने देख लिया, दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। वो पैसा क्या था? वो पैसा उसके घर के बच्चों की थाली का खाना था, जो मजबूर बाप ने छीन के लाके आपके हाथ में रख दिया। वो पैसा उसकी बीबी के बदन की साड़ी थी, जो मजबूर पति ने उतार के लाके आपके हाथ में रख दी। वो पैसा उसके बूढ़े माँ बाप के दवाई का खर्चा था, जो मजबूर बेटे ने छीन के लाके आपके हाथ में रख दिया। भाई साहब जब वो पैसा दे रहा था ना, भले उसका चेहरा हंसता हुआ होगा, लेकिन अपनों का छीन के लाया था, उस समय उसका दिल रो रहा था। और भाई साहब एक बात कहे, जब किसी का दिल रोता है ना, उसमें से दुआ नहीं निकलती, बद्दुआ निकलती है। जब भगवान ने दिया इतना सब कुछ है, तो क्यों किसी गरीब की बद्दुआ ले लेवे। और आज पहली बार जैन आदमी का हाथ जो हमेशा ऐसा रहता है, मैंने ऐसा देखा, ऐसा। और बिलीव करिए मेरा हाथ उनके आंखों के सामने इस तरह ऐसा कांप रहा था, तो पार्टी बड़ी भड़क गई है। वो ऐसे आंख बड़ी होके, अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, बाद में देखते अभी तुम जाओ। हमने उठाया बैग और भाग लिए वहां से, हम निकल गए। बाद में क्या हुआ हमको पता नहीं। 2 दिन के बाद मेडिकल का अपॉइंटमेंट था, मैंने उनके बड़े भैया को फोन किया, जो भतीजे है ना उसमें से बड़े भाई को फोन किया, हेमंत भाई, हेमंत भाई कल सवेरे आपका मेडिकल का अपॉइंटमेंट है, तो आज रात को खाने के बाद सवेरे चाय भी ना पीजिए, खाली पेट रहिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, हम आप सबको गाड़ी में हम लोग मेडिकल करने के लिए जाएंगे। तो हेमंत भाई बोले हाँ ठीक है आप आ जाए, आप आ जाए। बिलीव करिए जब मेडिकल हो रहा था, मेडिकल होने के बाद जब हम एक रेस्टोरेंट में गए खाना, मतलब ये ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो मैं हमेशा क्लाइंट को मेडिकल में फास्टिंग ले जाता हूँ ना, उनको रेस्टोरेंट में जाके उनका ब्रेकफास्ट वगैरह कराता हूँ। जब मैं ब्रेकफास्ट करा रहा था तब मैंने पूछा, हेमंत भाई क्या हुआ, परसों के दिन मैं आया था तो रसिक भाई बड़े गुस्से हो गए, अंकल बड़े गुस्से हो गए, बाद में क्या हुआ? तो हेमंत भाई बोलते साला पहली बार हमारे चाचा को जिंदगी में पहली बार कोई इतनी बड़ी बात बोल गया, और वो भी आपने बोल दिया। चाचा कितना गुस्सा हो गए, आपको तो जाने को कहा, बाद में हमें भी बोले तुम भी क्यों बैठे, तुम भी चले जाओ। उस कमरे में चाचा 2 घंटा 2-2.5 घंटा अकेले बैठे, न खुद बाहर आए न किसी को अंदर आने दिया। भाई साहब उस चाचा की जमीर में हाथ डाल दिया था। उनको तकलीफ हो रही थी कि मैंने किसी बच्चे का खाना छीना, किसी पत्नी की साड़ी छीनी, मतलब आबरू छीनी, किसी बूढ़े माता पिता का मैंने दवाई छीन लिया, वो उनको दर्द हो रहा था। बिलीव करिए ये केस डिवीजन गया, पास हुआ, फाइल जब बन गई, मैंने मेरे स्टाफ को कहा जा तू देखिए, मैं जाऊंगा तो वापस रिबेट का बात निकलेगा। जब मेरा स्टाफ लौट के आया था, मैंने पूछा उसको क्या हुआ, कुछ बोला रिबेट के बारे में? उसने कहा कुछ नहीं, रिबेट के बारे में तो बात भी नहीं निकाले, आपके बारे में पूछ रहे थे, देसाई जी कहाँ है, कैसा बिजनेस है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ रहते हैं, सब आपके बारे में बोल रहे थे। हमने कहा रिबेट? बोला नहीं रिबेट का बात नहीं। हमने कहा चलो बढ़िया। अब इस किस्से को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद मुझे एक एजेंट का फोन आया, तो मैंने उठाया फोन। उसने कहा आप अभिजीत देसाई बोल रहे हैं? हमने कहा जी हाँ बोलिए। जी मैं कौथिलकर एजेंट बोल रहा हूँ, एजेंट हूँ, कौथिलकर नाम है मेरा। हमने कहा हाँ बोलिए, क्योंकि मुझे तो काफी एजेंटों के फोन आते हैं। हमने कहा बोलिए। नहीं बोलिए नहीं, आप मेरे क्लाइंट के पास गए थे, रसिक लाल जैन के पास, आपने उनको 30 लाख का बीमा दिया,
जैसे उसने कहा 30 लाख का बीमा दिया, फिर मुझे याद आया, अच्छा वो कौतिलकर, ओके। मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। उन्होंने कहा आपने क्लाइंट को क्या बताया। हमने कहा किस बारे में। भैया आपने क्लाइंट को बताया कि, हमने कहा ये बताइए भैया किस बारे में। अरे जो क्लाइंट को 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने रिबेट दिया था जीवन श्री का, वही क्लाइंट ने 3.5 साल के बाद मुझे बुलाया वापस। और जब मैं गया तो जो पैसा दिया था वो पूरा का पैसा वो पूरा पैसा मेरे हाथ में थमा दिया। और बोले एक तो खुद गलत काम करते ऊपर से हमसे भी करवाते हो, ये तुमने मुझसे पाप करवाया, ये तो अच्छा हुआ देसाई आया उससे आंख खोल दी, ये ऐसा पाप हमको नहीं चाहिए, ये रख लो तुम, तुम्हारा है, तुम्हारा मेहनत का तुम रख लो, हमको नहीं चाहिए। और मैंने आपका नंबर उन्हीं से लिया, बताइए आपने क्या बोला। हमने कहा भैया ऑफिस में आ जाओ समझाता हूं तुम्हें। बिलीव करिए दोस्तों, वो ऑफिस आया, उसको पूरी घटना बताई। वो एजेंट बोलता है सर ऐसा विदाउट रिबेट काम हो सकता है। हमने कहा काम विदाउट रिबेट ही बढ़िया हो सकता है, रिबेट दे दे के तो आदमी थक जाता है, लेकिन विदाउट रिबेट काम करने से आदमी में स्फूर्ति भी आती है और जेब भी भरी हुई होती है। एनीवे ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो केस मेरे हाथ से गया था, उसको खींच के लाया। वैसे रिबेट का एक कानपुर का भी एक किस्सा बताता हूँ। कानपुर में बहुत सारे एजेंट भी कानपुर के भी रहेंगे। एक एम आई आलम करके एक एजेंट है, हमारे बहुत अच्छे मित्र है, सालों मतलब सालों पहले हम मिले थे, अभी काफी देर से मिले नहीं है। तो कानपुर में एक बार आलम जी जो दवाई मतलब दवाई भी देते हुए हकीम भी है, तो उनके पास एक बार एक पेशेंट आया तो पेशेंट को दवा तो दे दी, बातों बातों में बीमे का भी बात हो गया। तो पेशेंट ने कहा कि ठीक है मैं बीमा आपके पास करता हूं, बताइए आप हमको रिबेट कितना देंगे, रिबेट कितना देंगे। तो आलम जी ने उनको पूछा भाई साहब ये बताइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो पार्टी ने कहा भाई मेरा बी पॉजिटिव है। तो आलम जी बोले देखिए आपका बी पॉजिटिव है तो मेरा ए पॉजिटिव है, अगर आपको खून की जरूरत पड़ती है क्या मैं मेरा खून डायरेक्टली आपको दे सकता हूं। बोलिए यार ये क्या बात हुई, आपका ए पॉजिटिव मेरा बी पॉजिटिव मैच कैसे होगा। तो क्लाइंट ने वो एजेंट ने कहा भाई साहब वही मैं कहता हूं, जब मेरा खून आपके खून को मैच नहीं हो सकता तो मेरी कमाई का पैसा आपके परिवार को कैसे मैच होगा विदाउट रिबेट। ये एक एग्जाम्पल को मैंने हजारों बार यूज किया मेरे क्लाइंट के ऊपर, हजारों बार, सैकड़ों बार, कहीं कितनी जगह पे यूज किया आप बिलीव नहीं करोगे। और मेरा न जाने कितना रिबेट जो मांगने वाले लोग वहां पे चुप हो गए। बताइए दोस्तों ये रिबेट के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये कैसे रहे। आपका फीडबैक मुझे आना चाहिए, आपके फीडबैक से मुझे लगता है कि मैं सही राह पर जा रहा हूँ। मैं अभी ना बाकी के 3 4 एग्जाम्पल काफी बड़े हैं, फिर कभी आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी तब मैं आपको इसको कवर कर लूंगा, क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे है दोस्तों। 1 मिनट। कहने की बात यह है, ऐसी है ना दोस्तों, कि हमारे पास आइडियाज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आइडियाज ये नॉलेज अगर साथ में होगा ना, क्या होगा मालूम है, हमारे पास वो सारे आइडियाज रहेंगे, सारे नॉलेज रहेगा, तो हम कस्टमर के पास एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। देखिए ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे हैंग हो गया है ये। 1 मिनट दोस्तों, एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
दोस्तों बने रहिए, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ एक एक मिनट के लिए। हाँ, एक मिनट आप बने रहिए। सॉरी दोस्तों, मेरा ये लैपटॉप का पेज ओपन नहीं हो रहा था, कुछ हैंग हो गया लगता है। एनीवे, मैं एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन जो मुझे एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाना था, लेकिन किसी कारणवश एनिमेशन नहीं आ रहा है। एनीवे, मैं ये देखिए, मैंने एक लाभ का प्रेजेंटेशन आपके लिए बनवाया है। 35 साल का आदमी है, ये देखिए 35 ईयर्स का आदमी है, और 936 16 25, ये वो जीवन लाभ ले रहा है 16 साल का और 25 साल का मैच्योरिटी टर्म। सम एश्योर्ड 10 लाख का है, जिसका प्रीमियम अब मान लीजिए 48,000 के आसपास आता है। तो हम राउंड फिगर करते हैं 50,000, मैच्योरिटी आती है 26 लाख। ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है। तो 50,000 का प्रीमियम, 26 लाख का मैच्योरिटी, और 26 लाख का मैच्योरिटी मतलब लाख रुपया आगे आता जाएगा 25 साल में, और 26वें साल में और एक आता जाएगा। तो ये चीज होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं, ये देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हम अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे। क्लाइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, पहले साल में 50,000 क्लाइंट ने दिया। तो क्लाइंट ने 50,000 दे दिया, कस्टमर ने 50,000 दे दिया। तो LIC ने पहले साल क्लाइंट के खाते में 50,000 डाला। वो कैसे डाला? सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, उसको मैच्योरिटी में 26 लाख आएगा। 26 लाख में से 1 लाख हटा दो, 25 लाख आएगा। 25 साल के बाद 25 लाख आएगा, मतलब हर साल का लाख रुपया हो गया। 25 साल के बाद 25 लाख रुपया आएगा, मतलब हर साल का लाख रुपया हो गया। मैं 4 बार बोलता हूं। 25 साल के बाद 25 लाख आ गया, मतलब कैलकुलेशन में हर साल का 1-1 लाख हो गया। ये हमारा कैलकुलेशन है। अब ये 1-1 लाख हो गया, ये मान लेते हैं। तो क्लाइंट ने 50,000 रुपया भरा है, तो हर साल क्लाइंट के खाते में 1-1 लाख जमा हो जाएगा। तो LIC का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50,000। ये हमने एक इंटरनल कैलकुलेशन किया है। ये LIC का रिटर्न वाला फॉर्मूला नहीं है, ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। क्योंकि 25 साल में 25 लाख आना है ना, इसके लिए हमने क्या किया, क्लाइंट ने 50,000 भरा, उसमें LIC ने 50,000 डाला। तो LIC ने कितना डाला? 100% डाला। तो क्लाइंट के खाते में 1 लाख जमा हो गया। अगले साल, दूसरे साल क्लाइंट ने फिर 50,000 डाला। LIC ने क्लाइंट के खाते में फिर 50,000 डाला। तो 100% डाला, वापस 1 लाख रुपया हो गया। तीसरे साल क्लाइंट ने और 50,000 रुपया डाला। LIC ने क्लाइंट के खाते में और 50,000 रुपया डाला, और 1 लाख बन गया। ये तो 3 साल हो गया। ये सिलसिला चलता रहेगा 16 साल तक, क्योंकि ये 16 साल का टर्म है, 25 साल की मैच्योरिटी है। 16वें साल में भी क्लाइंट ने 50,000 रुपया कंट्रीब्यूशन डाला।
क्लाइंट ने 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन डाला, LIC ने 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन डाला, दोनों का मिला के खाते में 1 लाख रुपया जमा हो गया। अब 17वें साल में क्या है, क्लाइंट को 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। क्लाइंट 1 रुपया नहीं दे रहा है, क्लाइंट को 1 रुपया नहीं देना है। और LIC क्लाइंट के खाते में 1 लाख रुपया डालेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने तो कुछ नहीं दिया और LIC खाते में 1 लाख रुपया जमा हो रहा है, तो LIC ने 1 लाख रुपया दिया, ऐसा हमारा अनुमान, हमने ऐसा अनुमान किया। तो 200% प्रीमियम का 200% यहाँ पे LIC ने दिया। क्लाइंट के खाते में 1 लाख रुपया जमा हो गया। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा अगले 25 साल तक। अगले 25 साल तक ये सिलसिला चलता रहेगा और 25वें साल तक क्लाइंट को 1 रुपया नहीं देना है। LIC क्लाइंट के खाते में 1-1 लाख रुपया हर साल डालेगी, बराबर है। और टोटल क्लाइंट के खाते में 1-1 लाख रुपया जमा हो गया। अब अंत में क्या होगा, अंत में ये देखो 25 लाख, तो 25 साल का ये 25 लाख हो गया, प्लस ये 1 लाख रुपया एडिशनल मिलेगा। मैं क्लाइंट को मैं क्या बोलता हूँ, सर ये 25 लाख का तो आपका जमा हो गया, अब ये 1 लाख रुपया आपको एडिशनल मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सर एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जब हम भरते हैं ना, तब हमें आपकी फाइनेंशियल, आपकी मेंटल सारी कंडीशन को लिखने को कहते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन हम लिखते हैं, मेंटल फिजिकल कंडीशन लिखते हैं, साथ में हम ये भी लिखते हैं कि क्लाइंट ने आपके साथ कैसे बर्ताव किया, फाइनेंशियली बर्ताव कैसे किया। मतलब क्लाइंट ने क्या आपके पास रिबेट मांगा? जब हम लिखते हैं सर क्लाइंट ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा बर्ताव किया, कोई रिबेट नहीं मांगा, और जब ये हमारा एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जब लिखा जाता है ना सर, लास्ट में ये 1 लाख रुपया उसी के बदौलत आपको मिलता है। तो सर 26 लाख रुपया आपको 25 साल के बाद मिलेगा। दोस्तों ये मेरा अपना स्टोरी है, इसमें हम गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, लेकिन एक है मेरा अपना स्टोरी है। मैंने मेरे काफी क्लाइंट को ये बताने का कोशिश किया, ये आपने रेगुलर प्रीमियम भरा, आपने रिबेट नहीं मांगा, इसके लिए एडिशनल लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल मिलाकर ये 26 लाख मिलता है। ऐसा हम क्लाइंट को बताते हैं और क्लाइंट को ये अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज ये मतलब ये प्रेजेंटेशन आपको। अच्छा ये बताइए, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? सॉरी ये एनिमेशन नहीं हो पाया, लेकिन आपको कैसा लगा? बिलीव करिए इसको भविष्य में मैं डिटेल में और एक बार समझाऊंगा, भविष्य में डिटेल में और एक बार समझाऊंगा। लेकिन जो लोग समझ गए, आपको ये कैसा लगा मुझे चैट पर लिख दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आगे आने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए क्या होता है मालूम है, ये एल बोर्ड, यहां तक तो हमारा ये टॉपिक हो गया, बराबर 1 घंटे में टॉपिक मैंने कवर कर लिया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगले 10 मिनट आपके जिंदगी के सबसे यादगार 10 मिनट रहेंगे। या मुझे ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट आपके जिंदगी के सबसे यादगार 10 मिनट है दोस्तों। इस 10 मिनट में मैं कहता हूं आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिस तरह अभिजीत की 15, 20, 25 साल पहले कुछ सुना था और जिंदगी बदल गई, वैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों ये एल बोर्ड, ये हमने देखा ना, ये एल बोर्ड, ये जो एल बोर्ड हम देखते हैं दोस्तों, ये एल बोर्ड ना गाड़ी को लगा जाता है, गाड़ियां मतलब कार को लगा जाता है। जब गाड़ी एल बोर्ड है तो बीच वो ड्राइवर है ना, ड्राइवर अगर गाड़ी बीच में रोक भी देता है ना, तो पीछे वाले लोग उसको संभालते हैं, क्योंकि वो मालूम है सीख रहा है, उसको कोई गाली गलौज नहीं करेंगे, बॉम्ब नहीं मारेंगे, उसके नाम से कोई ये नहीं करेंगे, तो उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि गाड़ी पर एल लिखा है। लेकिन मान लीजिए गाड़ी पर एल लिखा ही नहीं है, और वो आदमी बीच में रुक गया, तो पीछे वाले लोग हॉर्न बजा बजा कर उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, या तो उसकी तबीयत खराब कर देंगे, मतलब उसका परेशान कर देंगे। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब यही है भाई साहब, ये तो गाड़ी की बात की, जिंदगी हमारी एजेंसी भी ना एक गाड़ी की तरह है, एक यात्रा है। इस यात्रा में एजेंसी की गाड़ी में बैठे हो ना, जिंदगी की यात्रा में एजेंसी की गाड़ी में बैठे हो, लर्निंग का एल लगाइए। जिस समय आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए आपका उतरने का समय शुरू हो गया। आप एक भी, मैं कहता हूं ना, आज मेरे सेमिनार में मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरी सारी आइडिया बढ़िया, एक भी आइडिया आपको जच गई, एक भी आइडिया आप मेरी ओर से ले गए और आपने इस दिवाली में बढ़िया काम किया, आपका पैसा वसूल, आपने जो समय दिया वो वसूल। तो एल हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों ये देखो, ये आम का पेड़ दिखाया गया है, आम का पेड़, उसमें ना कुछ कच्चे आम है, कच्चे आम अभी तक पके नहीं है। दोस्तों जब तक पेड़ पर कच्चे आम है
आम टिकते हैं, गिरते नहीं है, क्योंकि कच्चे हैं, बराबर है। और ये कच्चे आम पेड़ पर टिकते हैं, उसको कौवा भी चोंच नहीं मारता, उसको मालिक भी नहीं निकालता, क्योंकि अभी कच्चे हैं, पकने तक का राह देखते हैं। और जैसे आम पक गए या तो कुदरत गिरा देगी, या तो बंदर उसको काट मतलब तोड़ के खा जाएंगे, या कौवा चोंच मारेगा, या मालिक निकाल देगा बेचने के लिए। समझाइए, एजेंसी की इस पेड़ पर एज ए एजेंट हम कच्चे बनकर रहिए। जिस दिन पक जाएंगे, मुझे सब कुछ आता है, समझ जाइए आप वहीं पे रुक गए और आपका पीछे आने का दिन शुरुआत हो गया। दोस्तों, इसी की तरह ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये एडवोकेट है, ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोग हैं। ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोग हैं, और ये प्रोफेशनल लोग इसलिए है क्योंकि उन्होंने आज तमाम जिंदगी मतलब कम से कम 10 साल, 8 9 10 साल पढ़ाई लिखाई की, अपने जिंदगी के 5 5 6 6 7 7 साल पढ़ाई में बिताए, पैसा खर्च किया, लर्निंग बराबर पैसा खर्च किया, पढ़ाई की, तभी तो आज जमकर कमा रहे हैं। लाखों में कमीशन इनको, लाखों में उनको सैलरी आ रही है, लाखों में फीस आ रही है, बराबर है। तो ये चीज मायने रखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक शख्स को लाता हूं। ये है, आपने पहचाना होगा ये कौन है। ये है इंडिया के लीजेंड, इंडिया के लीजेंड भरत पारेख। इंडिया के लीजेंड भरत पारेख साहब है। दोस्तों, मैं अभिजीत देसाई, मुझे 3 बार ऐसा सौभाग्य मिला जो भरत पारेख जी ने मुझे मुंबई से नागपुर बुलाया। क्यों बुलाया? ये जो लोग खड़े हैं ना, ये भरत भाई की 50 से ज्यादा टीम है, टीम। ये सारे एमबीए है, इसमें 70% एमबीए है। ये सारे लोग भरत भाई के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं। ये सारे लोग भरत भाई के लिए कस्टमर के पास जाके बीमा समझाते हैं, ये सारे के सारे लोग। और बिलीव करिए भरत भाई मुझे उनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं, और 3 बार मेरा सौभाग्य रहा, मैं ट्रेनिंग दे रहा था उनके 50 55 60 65 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें भरत पारेख और उनकी मिसेस बबीता भाभी दोनों बैठे थे। 2 दिन का ट्रेनिंग दोनों ने अटेंड किया, ऐसे 3 बार हुआ। और भरत भाई को हम लोग रात में डिनर कर रहे थे, तो भरत भाई को मैंने कहा कि भरत भाई आप तो इंडिया के नंबर 1 एजेंट हो, आपको ट्रेनिंग विनिंग की क्या जरूरत है? तभी भरत भाई ने कहा, अभिजीत जिस दिन भरत को लगेगा ना भरत को ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, भरत सीख गया, समझ लेना भरत उस दिन से नीचे उतरना शुरू करेगा। आज यही ट्रेनिंग विनिंग लेकर मैं मुझे अपने आप को, मेरी टीम को ट्रेन कर रहा हूँ, जबरदस्त मोटिवेट कर रहा हूँ। इसीलिए तो साल का करोड़ों हम कमाते हैं। जितना भरत भाई की इनकम है उसका 10% वो अपने दिमाग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, अपने टीम के ऊपर खर्च करते हैं। और भरत भाई की अभी इनकम कम से कम 10 करोड़ के आजू बाजू में है, आसपास में है। दोस्तों, बिलीव करिए, यह आदमी इतने लेवल पे होने के बाद भी ट्रेनिंग को मानता है। वो यही कहता है, और लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। जिस दिन लर्निंग छोड़ोगे उस दिन अर्निंग अपने आप आपकी बंद पड़ेगी। दोस्तों, आज ये परफेक्ट पाठशाला और अभिजीत देसाई मिलकर आपको एक जबरदस्त ज्ञान देना चाहते हैं। चलिए, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे फीडबैक दे दीजिए। मैंने अभी तक जो बात की, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जो जो बात मैंने पिछले 1 घंटे से की, क्या आपको अच्छी लगी? अगर दिल से अच्छी लगी है तो आप मुझे रिप्लाई करिए। दोस्तों, अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो, आपके दिल को बढ़िया लगी हो, तो दोस्तों प्लीज आप अपने आप को मुझे सौंपिए, क्योंकि मेरी 30 साल की एजेंसी है। मुझे यहां पहुंचते पहुंचते 30 साल लग गए। आपको 30 साल लगने की कोई जरूरत नहीं है। जो सफलता हमने 30 सालों में पाई है, वो सफलता आपको 3 सालों में मिले। इसलिए परफेक्ट पाठशाला और अभिजीत देसाई ने कंबाइनली मिला के आपके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर लाया है, आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाई है। दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी है एक 8 दिन का बेसिक कोर्स एमडीआरटी 2023 के लिए। इतनी पावर रखता है कि एक कोर्स आपको एमडीआरटी के दरवाजे तक लाकर छोड़ देगा। इतना जबरदस्त कोर्स है। परफेक्ट पाठशाला एंड अभिजीत देसाई ट्रेनिंग एकेडमी प्रेजेंट 8 डेज बेसिक कोर्स। ये 8 डेज क्यों होगा? क्योंकि ये जूम पर होने वाला है, जूम प्लेटफॉर्म पर होने वाला है, बराबर है। ये होगा मान लीजिए 21 तारीख
21 अक्टूबर, जानबूझकर दिवाली के पहले लिया है क्योंकि 24 को दिवाली है। 21 को हम ये करेंगे, 22 को धनतेरस है, 21 को 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का। लेकिन 1 घंटे में ऐसा ताकत मैं आपको देने वाला हूं कि आपकी दिवाली खाली नहीं जाएगी। दिवाली में जब हम अपने यार दोस्तों के घर जाओगे ना, आप जम के काम करोगे, क्योंकि पहला ही टॉपिक है एम ऑफ LIC एजेंसी, एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ मतलब जिंदगी में एम क्या है, एम के ऊपर मैं बात करूंगा। एंड हाउ टू बिकम अ मास्टर सेल्समैन एंड हाउ टू सेल अ पॉलिसी इमोशनली, ये 3 टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ। कमाल के आपका पैसा वसूल हो जाएगा, बिलीव करिए। हर फ्राइडे 21 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, क्या मतलब 21 और 28 अक्टूबर, 4, 11, 18, 25 नवंबर, 2 और 9 दिसंबर, ऐसे 8 फ्राइडेज को ये ट्रेनिंग होने जा रहा है। मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखा जाए तो 8 सेशन में लेने जा रहा हूं, और जिसमें ये सारे टॉपिक आपको लगते हो अभी इतना सा टॉपिक, लेकिन एक एक टॉपिक में इतना जबरदस्त कंटेंट है। आज मैं कहता हूं हजारों जिंदगियां मैंने ये बेसिक कोर्स के माध्यम से चेंज की। आप बिलीव करिए, मैं लास्ट में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ, लास्ट ईयर 62 MDRT बने, 62 MDRT लास्ट ईयर बने। दोस्तों ट्रेनिंग में जबरदस्त पावर है। कहते हैं आम आदमी को गुमराह करके अगर आतंकवादी बनाते हैं, आम आदमी को गुमराह करके जब आतंकवादी बनाया जाता है, तो ट्रेनिंग में इतना पावर है कि आम आदमी आतंकवादी बन जाता है। तो ट्रेनिंग में इतना पावर है कि आम आदमी एक MDRT एजेंट भी बन सकता है। बिलीव करिए दोस्तों, इतना जबरदस्त ज्ञान, इतना जबरदस्त आइडिया मैं 8 दिन रेगुलर आपके साथ लेने जा रहा हूं, और ये जूम प्लेटफॉर्म पे होगा। दोस्तों बाहर के लोगों के लिए 2,500 रुपए का फीस है, लेकिन परफेक्ट के जितने भी यूजर है, ओनली ऑन परफेक्ट यूजर जिनके पास परफेक्ट का सॉफ्टवेयर है, उनके लिए केवल 1,500 रुपए का ये प्राइस है। 8 सेशन होने वाले हैं, 8 सेशन। 8 सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, 8 सेशन का PPT मिलेगा, रिकॉर्डिंग 1 हफ्ते तक आप सुन सकते हैं, PPT मिलेगा। और बिलीव करिए दोस्तों, बिलीव करिए, आपने मैक्सिमम 1 लाख का भी बीमा बिक गया ना, 1 लाख का भी बीमा, 6,000 प्रीमियम आ गया, 35% कमीशन, कम से कम 1800 से 2,000 होता है, आपका पैसा वसूल। आपके लिए ये ट्रेनिंग फ्री। और मैं दावा करता हूं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप मिनिमम 2 लाख प्रीमियम, 2 लाख मिनिमम ले आएंगे। 2 लाख प्रीमियम का मतलब होता है 70,000 कमीशन। दोस्तों अगर ये कोर्स, मैं तो कहता हूं अगर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका बड़ा भाई हूं, 30 साल की एजेंसी है, एजेंसी में बड़ा भाई हूं। छोटे अनुजों को कहता हूं, आप अपनी जिंदगी के एक 8 दिन के 8 घंटे इस अपने बड़े भाई को दे दो। देखो मैं दुनिया चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ। आपकी सोच बदलेगी। इमोशन, क्या इमोशन होता है क्लाइंट के दिमाग को घुमाने का, वो आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर ये ट्रेनिंग आपको करनी है, मैं तो कहूंगा सभी को करनी चाहिए। आपके एरिया के जो आपके जो सॉफ्टवेयर के डीलर है, जिन जिन डीलर के माध्यम से आप यहाँ पे आए हो, आप 1,500 रुपया उनके खाते में जल्द से जल्द बुक करिए, क्योंकि ये 500 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एक 500 का ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो ये 500 तक वो होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, अपने अपने डीलर को 1,500 रुपया देकर उसका एक्नॉलेजमेंट उनको भेजिए। अगर डीलर के साथ किसी कारणवश आपका संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 8527860554। ये नंबर है परफेक्ट का नंबर है, परफेक्ट पाठशाला मतलब से उनके ऑफिस का नंबर है। इस अमाउंट पर आप 1,500 रुपया भेजकर आप अपने डीलर को उसका एक्नॉलेजमेंट भेजिए, और आप डीलर के थ्रू आइए। बिलीव करिए दोस्तों, बिलीव करिए, मैं दावा करता हूं 8 दिन आप मुझे सुन लेना। 8वें दिन में अगर आपको लगता है सर कोर्स में मजा नहीं आया, मैं आपका 1,500 रुपया मैं मेरी जेब से आपको रिटर्न करूंगा। इतना छाती ठोक के बोलता हूँ। ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों आज ये 23वां साल है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 23 सालों में कम से कम 4 लाख अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बिलीव करिए, आज तक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि लोगों का यही कहना है सर आपके बेसिक कोर्स से पूरा दिमाग खराब, मतलब दिमाग एकदम खोल दिया। और आज लखनऊ में, आज बाराबंकी में, आज
बड़ी मतलब अच्छी अच्छी जगह पे जितने एमडीआरटी है उनका कहना है कि सर एमडीआरटी की शुरुआत तो यूपी में आपने की। तो यूपी का मतलब जो जो यूपी के लोग हैं उनका ये कहना है कि 2004 या 5 में पहली बार मैं लखनऊ आया था, फिर फैजाबाद गया था, फिर सारे यूपी में हमने ट्रेनिंग शुरुआत की। और आज जितने भी एमडीआरटी है उनका कहना है कि एमडीआरटी की शुरुआत करने वाले सर आप ही हो। एनीवे फ्रेंड्स, भरत पारेख भी चाहते हैं कि उनकी टीम ट्रेन हो, तो क्यों ना आप और हम चाहे। तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी को, आप अपना 1,500 रुपया भरकर अपना सीट बुक करें। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे सामने यूट्यूब पर लोग हैं, कितने लोग इस ट्रेनिंग को करना चाहेंगे? एक बार आप अपने यस आई एम मतलब आई वांट टू डू ऐसे लिखकर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा यस लोगों का फीडबैक है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और दावा करता हूं दोस्तों, ये अगर बढ़िया नहीं लगा, आपने 8 दिन अटेंड किया, बढ़िया नहीं लगा तो मैं रिफंड दे दूंगा, बराबर, मैं रिफंड दे दूंगा। लेकिन एक है सच्चाई में एकदम दिल से बोलना, सबके सामने बोलना, वीडियो पर आकर बोलना सर मजा नहीं आया। दोस्तों ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग जबरदस्त है, ट्रेनिंग का जबरदस्त फायदा मिला है। तो मैं सभी को कहूंगा आप अपना सीट बुक करिए। तो कितने लोग हैं जो ये ट्रेनिंग करने वाले हैं? तो यस यस लिखकर मुझे भेजिए। यस, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो मैं चाहूंगा आप या तो ये नंबर या तो आपके डीलर को अभी मतलब आप दिवाली के पहले, क्योंकि इसका पहला दिन है 21 तारीख को, शायद जैसे 500 का ये नंबर फुल हो जाएगा, सबको बोला बोला जाएगा अभी अगली बार जब भी कभी होगा उस समय में। क्योंकि ये दिवाली में, मैं तो एक्चुअली मेरे पास दिवाली के पहले समय नहीं था, लेकिन मुझे कहा गया, परफेक्ट के सर ने कहा गया, परफेक्ट के जो मेन है बॉस, उन्होंने कहा जैसे जी दिवाली के बाद ट्रेनिंग करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक दिन कम से कम दिवाली के पहले ले लो ताकि उसका फायदा लोगों को दिवाली में मिले। तो मैंने उनकी बात को सर आंखों पर रखा, हमने कहा जरूर सर, और हमने दिवाली के पहले ये ट्रेनिंग रखा है। दोस्तों परफेक्ट और अभिजीत देसाई मिलकर आपके बिजनेस में, आपके सक्सेस में जबरदस्त ग्रोथ करने वाले हैं। तो बिलीव करिए, बिलीव करिए। बस काफी लोगों ने यस कहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। तो मैं चाहूंगा जिन जिन लोगों ने यस कहा है तुरंत अपना पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे फिगर बढ़ेगा 500 तक आ जाएंगे, हम रुक जाएंगे, और फिर अगली बार जब कभी होगा तब आपको बोला जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों का ये यस है, गुड, वेरी गुड। तो आप क्या करिए, डीलर को अप्रोच करिए, डीलर के अकाउंट में मतलब उनको अमाउंट भर दीजिए, तो कंपनी में अमाउंट आ जाएगा और आपका सीट वहां पे रिजर्व हो जाएगा, राइट। सो आपको ये सब करना है। प्लस अगर डीलर के साथ संपर्क नहीं है तो 8527860554 इस नंबर पर आप पेमेंट करिए, इसी नंबर पर फोन करके एक्नॉलेजमेंट भेजिए और आपका सीट वहां पे कंफर्म करिएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका सेशन ये आज आपको बढ़िया लगा होगा। उम्मीद करता हूं जो 1 घंटा आपने परफेक्ट पाठशाला में दिया, वो 1 घंटा आपका बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा 19-20 हुआ, वो छोड़कर बाकी आपको अच्छा लगा होगा। और आप और हम मिलकर एक बढ़िया दुनिया बनाएंगे। अब मेरा एक ही टारगेट है, खुद भी अमीर बनूं और अपने एजेंट भाइयों को भी अमीर बनाऊं। और परफेक्ट पाठशाला का भी एक ही एम है कि उनके साथ जितने भी एजेंट जुड़े हैं उनको एक तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, जो उन्होंने 1,000 रुपया डिस्काउंट करा दिया है। प्लस प्लस वो चाहते हैं कि उनकी टीम परफेक्ट के जितने भी यूजर है उनको पीरियोडिकली अच्छी अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे अच्छे कंसेप्ट उनको देते जाए। बिलीव करिए दोस्तों, मेरे पास 209 कंसेप्ट है बीमे बेचने के अलग अलग कंसेप्ट है। मतलब बीमे के पहले वो कंसेप्ट हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग में रहेंगे, हम ये परफेक्ट के माध्यम से आपको रेगुलर इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सब देते जाएंगे, आप हमसे जुड़ते जाइएगा। और दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, बस सीखते जाएंगे, क्योंकि हमेशा विपरीत परिस्थिति जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है ना, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस परिस्थिति से भाग लो या तो उस परिस्थिति में भाग लो। न जाने कितने अभिकर्ता ऐसे रहेंगे जो शायद ये सोचेंगे अरे अभी तो दिवाली है, घर में खर्चे हैं, अब ये सब इसमें कहाँ ट्रेनिंग करेंगे। दोस्तों वो परिस्थिति से भाग रहे, मैं कहूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं दिवाली है, खर्चे है, और दिवाली में लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, मिलना है, इसीलिए आप ट्रेनिंग में आइए। आपको पैसे कमाने हैं इसीलिए ट्रेनिंग में आइए। आपके पास 1,000 1,500 रुपया नहीं है, लीजिए किसी दोस्त के पास,
क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ट्रेनिंग किया था दोस्तों, मुंबई में 25,000 का ट्रेनिंग था। उस समय मैं तो स्ट्रगलिंग एजेंट था, मेरे पास 25,000 नहीं थे। मैंने मेरे 5 क्लाइंट को कहा, सर एक ट्रेनिंग है, माइकल पोर्टर अमेरिका के जो फॉर्च्यून 500 कंपनी के एडवाइजर है, उनका एक दिन का ट्रेनिंग होटल ओबेरॉय में है और मुझे करना है। मेरे पास 25,000 रुपया नहीं है और मेरा मेरा क्रेडिट कार्ड किसी कारण थोड़ा हैंग हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे 5,000 रुपया देंगे? 5 लोगों को बोला, सबने कहा ले लो भैया, अगले महीने दे देना। हमने कहा अगले महीने आपको मिल जाएगा। अब 5,000 रुपया 5 लोगों से ले लिया, फीस भरा, अगले महीने लौटा भी दिया। अब मेरे लिए तो ट्रेनिंग फ्री हो गया, लौटा भी दिया। लेकिन मुझे माइकल पोर्टर ने जो बात सिखाई, वाव! आज किसी बड़े करोड़पति आदमी के साथ बैठू ना, 1 घंटे में वो मेरा दीवाना हो जाएगा, ऐसे कंटेंट्स उसमें है। सो दोस्तों, जिंदगी में सीखने की चीज कभी पीछे नहीं हटती। मेरी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मैं कहूंगा आप जरूर आइए। 1,500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 1,500 में 8 सेशन में देने जा रहा हूँ, 8। अच्छा, बाहर के लोग जो डायरेक्टली आने वाले भी है, जो जो यूजर परफेक्ट यूजर नहीं है, वो 2,500 में आने वाले हैं, बिलीव करिए। और आप लोगों के लिए ये 1,500 है। सो मैक्सिमम मैक्सिमम आज का तारीख है, आज 16 तारीख है। मैक्सिमम दोस्तों पहला सेशन 21 को होगा, तो मैक्सिमम ये 19 तारीख तक ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उसके पहले 500 जैसे पूरे हो जाएंगे ये क्लोज हो जाएगा। सो आपके लिए जल्द से जल्द अपना सीट बुक करिए, बराबर है, और बिलीव करिए मैं आपके साथ रहूंगा। सो मुझे आपने धन्यवाद, आपने अपना समय मुझे दे दिया और आप मुझे सुनने को आए। धन्यवाद। परफेक्ट पाठशाला ने एजेंटों को और अभिजीत को एक दूसरे को मिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आने वाली दिवाली आपके जीवन में सबसे यादगार दिवाली रहे। जमकर पैसा आप और हम कमाएंगे और आपके परिवार में सुख शांति मिले। और उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे यूजर, जितने भी मेरे यूट्यूब वाले भाई मुझे सुन रहे थे, मैक्सिमम लोग आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।